आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस समय ये सड़क होती उन दोनों नदियों पे और इतने मलबा और इतने कम्बे होते तो क्या 27 लोगों की जान ही चली जाती या हजारों लोगों की जान खतरे में आ जाती। ये सारे सवाल हमारे सामने है और सबसे बड़ी इसमें दुर्भाग्य बात यह है कि सरकार ने आज तक इन सवालों पे कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि कानूनी अनिवार्यता था कि 1 साल पहले ही उनको अपने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में सारी बातों पे जानकारी देनी चाहिए थी जनता को। आज तक उन्होंने दी नहीं, तो इसमें भी हम कह रहे हैं कि इस विनाशकारी परियोजना को रद्द किया जाए। ये 6200 करोड़ जो प्रस्तावित खर्चा है इसमें, वो बसों पे, घर बनाने, किफायती आवास बनाने पे और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने पे खर्च किया जाए। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है, हम कह रहे हैं कि आजकल पूरे देश और दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के मजदूर कितने तरस रहे हैं, कितने परेशान हैं। इसी शहर के अंदर जो दिहाड़ी मजदूर है उनको वो गैस नहीं मिल रहा है, जो गैस मिल रहा है वो तय हुए रेट से लगभग 5 गुना ज़्यादा में मिल रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से सरकार के पास संस्था है, श्रम विभाग है, श्रम विभाग के अंतर्गत निर्माण मजदूर बोर्ड है और ये सारे संस्था छुप बैठे हुए। और यहाँ तक कि निर्माण मजदूर बोर्ड में जो पंजीकरण की प्रक्रिया होती है उस ऐसे भी बना दी गई कि जिसमें असली मजदूर का पंजीकरण हो ही नहीं पा रहा है, जबकि कैग ने ऑलरेडी इस पर रिपोर्ट करके कैग की निंदा भी हुई थी इस पर 2 साल पहले। तो कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि ये जो विकास के नाम पर हो रहा है देहरादून और उत्तराखंड में आजकल, ये कोई असली विकास नहीं है। ये कुछ चंद लोगों का विकास है, तो चंद नेताओं, चंद अफसरों, चंद ठेकेदारों का विकास हो सकता है, लेकिन ये जनता का विकास नहीं है। तो इस आंदोलन के लिए आज हम ऐलान करना चाह रहे हैं कि सबसे हम वैसे ही शहर भर में इस पे मोहल्ले मोहल्ले में जनसभाएं हो रही है। कल हुई थी कंडोली में, परसों हुई थी जरा खास में, पिछले हफ्ते हुई थी काठ बंगले में और साथ साथ में काठ बंगले की भी स्थिति और अन्य स्थितियों पे भी बाकी वक्त अपनी बात रखेंगे। लेकिन हम बस आज ये भी घोषित करना चाह रहे हैं कि 30 तारीख को बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति से शुरू होकर सरदार पटेल की मूर्ति तक जाकर के फिर वहाँ से गांधी जी की मूर्ति तक जुलूस निकाला जाएगा इन मुद्दों को लेकर, और आगे भी इस आंदोलन को हम तेज करते हैं। तो हम अभी आमंत्रण करना चाहेंगे हमारे यूपीएससी के पहले पूर्व सदस्य और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय शर्मा जी, वो अपनी बात। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को प्रणाम है। इससे पहले मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा, न्यूनतम वेतन आयोग उत्तर प्रदेश में भी सदस्य रहा हूँ और कांग्रेस में दोबारा से अब सक्रिय हूँ। पहले नगर पालिका का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, देहरादून का 89 से 94, एक्टिंग चेयरमैन रहा हूँ, बहुत सारे पद रहे। जब ये सब समस्याएं आई तो दोबारा से हमने विचार किया कि समाज के लिए खड़ा होना बहुत आवश्यक है। 2016 में विधानसभा में एक प्रस्ताव आया और उसमें था कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। जो बस्तियां खतरे के जद में हैं या बिल्कुल नदी के किनारे हैं और लगता है बाढ़ में उनको नुकसान हो सकता है, उनका पुनर्वास होगा और किसी भी व्यक्ति को उजाड़ा नहीं जाएगा। और ये प्रस्ताव एक्ट बन गया। विधानसभा ने 2016 में इसको निर्विरोध पास किया, सभी राजनीतिक दलों ने, और ये एक्ट बन गया। और इस पर उस समय की तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने थोड़ा काम शुरू किया, हालांकि देर से किया, और कुछ लोगों को मालिकाना हक के पट्टे भी दिए। उसके बाद सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आ गई। ये जो एक्ट बना था लेकिन ये मौजूद रहा और ये वर्तमान में भी सक्रिय है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने उसी नियमावली और उसी एक्ट को 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया ऑर्डिनेंस से, और फिर 3 साल के लिए बढ़ा दिया और 2027 तक ये प्रिवेल करता है कि बस्ती में जो हमारी नदी रिस्पना और बिंदाल के किनारे बसी हैं, कोई भी दंडात्मक कार्रवाई, उजाड़ने की कार्रवाई, परेशान करने की कार्रवाई नहीं होगी। उसमें एक व्यवस्था दी गई। व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं डिटेल में, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं बता दूं कि हर जिले में एक कमेटी बनेगी। उस जिले की कमेटी की महीने में 2 बार मीटिंग होगी। जिन बस्तियों को पट्टे देने हैं उनका निर्णय किया जाएगा और जिन बस्ती वासियों को पुनर्वास देना है
उस पर विचार होगा। पुनर्वास का तरीका था कि उनसे बात किया जाएगा, जो उनका रोजगार का काम है, जहां वो रोजगार करते हैं उसके 2 किलोमीटर के अंदर अंदर पुनर्वास होगा। ये उसमें क्लॉज है। ये क्लॉज है कि उनसे पूछा जाएगा आप कहाँ बसना चाहते हैं। कोशिश ये होगी कि बस्तियों के किनारे ही अगर खाली जगह है तो वहाँ बसा जाए। और उसके अलावा महिलाओं से विशेष तौर से बात की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह का निवास चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उस अपने ही आदेश को भाजपा की सरकार वर्तमान में, या तो अधिकारियों को मालूम नहीं है, बहुत सारे हम लोगों से मिलते हैं, कहते कहाँ है, क्या एक्ट है। बड़े शर्म की बात है कि उत्तराखंड के काफ़ी अधिकारियों को जो इन विभागों से संबंधित हैं इस एक्ट की जानकारी नहीं है, जबकि विधानसभा का पारित एक्ट है। बीजेपी की सरकार ने 2 बार उसको आगे बढ़ाया है, 2027 तक प्रिवेल करता है। आज तक ना तो कोई कमेटी बनी है, ना किसी कमेटी की कोई मीटिंग हुई है, ना किसी बस्ती वाले को कहीं बुलाया गया है। सिर्फ होता क्या है, फलानी बस्ती में नोटिस लगा दो, तुमको उजाड़ा जाएगा, 3 दिन में खाली कर दो। और इनके काठ बंगला में तो ऐसा नोटिस लगा कोरे कागज पर, जिस पर किसी अधिकारी के साइन नहीं, जिस पर किसी विभाग का नाम नहीं। और वो हमने, आप शायद लाए नहीं, देना चाहिए था हमारे प्रेस के साथियों को अगर फोन में है। इस तरह के नोटिस लगा रहे हैं। मतलब ये सरकार, ये कहते हैं अवैध हैं ये। हम कहते हैं ठीक है अवैध हैं। बसाया किसने? सरकारों ने। पानी किसने दिया? सरकारों ने पानी के कनेक्शन। बिजली के कनेक्शन किसने दिए? सरकारों ने। सड़कें, सीवर, हाउस टैक्स सब सरकारों ने दिया। और मैं जब नगर पालिका का उपाध्यक्ष था और अध्यक्ष का चार्ज था, सन 1990 में 89 में बने थे, हमने सारी टैक्स, ये जो मलिन बस्ती हैं उस समय तक जो रहती थी, प्रिवेल करती थी, सब पर टैक्स आयद किया था, हाउस टैक्स लगा दिया था। और वो आज भी है, हाउस टैक्स देते रहे मलिन बस्ती के लोग। जब सारी चीज़ें हैं, आप कहते हैं अवैध हैं, वोट लेने तो आप पहुंच जाते हैं, तब अवैध नहीं होते। इसका मतलब सरकार भी अवैध वोटों से बनी है, सरकार भी अवैध है। फिर तो अगर हजारों लोग, लाखों लोग अवैध हैं तो आप ही के बसाए हुए हैं। और जब एक एक्ट आपने पास कर दिया, आप सरकार हैं, आप अपने ही एक्ट का सम्मान नहीं करेंगे तो इस देश में कानून व्यवस्था कैसे रहेगी, प्रदेश में कैसे रहेगी। हमारा ये कहना है कि जो भी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, बस्ती वालों को हटाने की व्यवस्था की जाए, बस्तियों को रेगुलराइज करने की व्यवस्था की जाए, जो 2016 का विधानसभा से पारित एक्ट है और जो अब भी प्रिवेल करता है उसके अंतर्गत होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत होनी चाहिए। और समाधान बातचीत से और कानून के तरीके से निकाला जाना चाहिए। अगर कहीं भी किसी को उजाड़ने की कोशिश होगी, अभी जैसे इधर डालनवाला में हुआ था, स्कूल को तोड़ने पहुंच गए, वो 500 मीटर दूर है नदी से, उसके बाद तो 500 मीटर तक बस्तियां हैं और मकान हैं, वो 500 मीटर दूर है, उसको तोड़ने पहुंच गए क्योंकि एक किसी नेताजी के स्कूल को हड़ताल हो रही थी, उसको तोड़ने पहुंच गए। काठ बंगला में 2008 में कुछ फ्लैट्स बनाए थे EWS के, जो बाद में 2016 की रिपोर्ट में ITI रुड़की की ये हुआ कि ये रहने लायक नहीं है, जर्जर गिर जाएंगे। उनको रंगाई पुताई करके काठ बंगला के लोगों को जबरदस्ती पुलिस के माध्यम से हटा के उसमें ठूसने की कोशिश हो रही है, वो रहने लायक ही नहीं है और वो गिरासू अवस्था में है। और जहाँ बस्ती है वो नदी के किनारे है और जो फ्लैट है वो नदी के बीच में। अगर आप चाहे देख सकते हैं, मैं गया हूँ वहाँ कई बार। मतलब और सरकार मानती है कि वो भी आपदा की और खतरे की जद में है फ्लैट, लेकिन जबरदस्ती हटाना है, उसका हमने विरोध किया। लोग कोर्ट गए, न्यायालय ने निर्णय दिया, जो कुछ लोग कोर्ट गए उनके पक्ष में। जब तक सरकार पूरा जवाब नहीं देगी और ये सारे मुद्दे क्लियर नहीं रहेंगे, इनके लिए स्टेटस को रहेगा, कोई इनको हटा नहीं सकता। इसका मतलब है सरकार जहां भी बस्तियों को हटाने की कोशिश कर रही है, अगर लोग न्यायालय जाएंगे तो उनको राहत मिलेगी। वो निर्णय हमारे पास है, उन लोगों को स्टेटस को कर दिया है। जब तक सरकार अपना पक्ष नहीं रखेगी और कोई निर्णय नहीं